हेलो एवरीबॉडी, हेलो टू ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स भी जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो है हमारी एग्रीकल्चर पर। ये है एपिसोड नंबर 4 एग्रीकल्चर का। इससे पहले हमने 3 एपिसोड्स में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या टेक्नोलॉजीज़ लाई एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो द टेक्नोलॉजीज और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कुछ इस तरह से थे। जो चेंजेस लाए उन्होंने एग्रीकल्चर में, वो थे ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रामीण बैंक्स। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, लेट 1960 और 70s में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और बढ़ती पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स भी उसी तरह से उतने ही चाहिए थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो कुछ फूड क्रॉप्स थे उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी थोड़ी बहुत, सो डैट कि जो बढ़ती पॉपुलेशन थी उनके लिए वो फूड ग्रेन्स सफिशेंट रहें। देन सेकंड इज़ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स आए। देन उसके बाद ग्रामीण बैंक्स। देखिए ग्रामीण बैंक्स इसलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जो किसान हो वो वहाँ से इजीली लोन ले पाएँ। हर गांव में, हर ग्राम में लोन विदाउट इंटरेस्ट एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, एक इंस्टीट्यूशन लाया सर गवर्नमेंट ने। देन वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो। देन एमएसपी, ये गवर्नमेंट सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं इसे। देन उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, देन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। देन लास्ट किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल असिस्टेंट इंश्योरेंस। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखिए मैं क्लास 10th के बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको इस टॉपिक पर एक सवाल आ सकता है ज़रूर। तो आप इन 8 पॉइंट्स में से कोई भी अच्छे 5 पॉइंट्स लेकर आप वो सवाल लिख सकते हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो आइए जानते हैं पहला। नंबर 1, पॉइंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सो एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बट द पेस ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ पुअर टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। कहते हैं एग्रीकल्चर तो हज़ारों सालों से हो रहा है इंडिया में, बट पुअर एग्रीकल्चर हो रहा है। लाइक पुअर एग्रीकल्चर का मतलब कि जो हमारी टेक्निक्स हैं वो पुरानी हैं, हम पुराने इनपुट्स का यूज़ करते हैं और उस यूज़ करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन बड़ी कम है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depends upon monsoon for their productivity। कहता यार देखो इतनी ज़्यादा सोर्सेज हैं आज के टाइम पे इरीगेशन में, उसके बावजूद भी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी किसान मॉनसून पर डिपेंड है उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। सो सोचने वाली बात है, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। एज जो एग्रीकल्चर है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन को। सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, नंबर 1 इज़ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म जो था ये मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ठीक है। सो द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग। कहता लॉज तो बन गए कि लैंड रिफॉर्म आएगा, लैंड दोबारा से बांटे जाएंगे लोगों में, दोबारा से हम सब चीज़ें करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था वो सही तरीके से बैठा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी उतनी अच्छी थी नहीं। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लेट 1960s और 1970s में लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड करता है उस पैकेज टेक्नोलॉजी में जिसमें कुछ स्ट्रैटेजीज रहती हैं कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में 3-4 चीज़ें तो कही गई थी कि HYV सीड्स होंगे, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देन उसके बाद आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा सो डैट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और क्रॉप्स इजीली और जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। बट
यू नो व्हाट हुआ क्या था, ये कहीं ना कहीं फेल हो चुका था एज बिकॉज जो इसकी कंसंट्रेशन थी डेवलपमेंट की वो कुछ कुछ एरियाज में थी, वो सब एरियाज में नहीं थी। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम किसानों के लिए होती है, ठीक है, हमारे किसान भाइयों के लिए, कि लाइक अगर आपकी क्रॉप फेलियर हो जाती है किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, सोचो अगर ड्राउट आ गया, कल को फ्लड्स आ गए, साइक्लोन ने हिट कर दिया उस एरिया को, आग लग जाती है अनवांटेड रीजंस की वजह से, कोई डिजीज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी क्रॉप फेलियर हो जाती है, देन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपकी क्रॉप का इंश्योरेंस होगा, आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे अगर इन सब में से कुछ हो जाता है तो। देन ग्रामीण बैंक सेटअप हुए। द ग्रामीण बैंक्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रामीण बैंक्स गाँव में इसलिए सेटअप हुए ताकि किसान आसानी से जाके लोन ले लें। अब एक किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, हर किसान नहीं होता इतना पढ़ा लिखा, वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं जानता। सो उनके गांव में ग्रामीण बैंक्स खोले गए ताकि वो इस लोन की फैसिलिटीज़ को ले पाएँ बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर। द नेक्स्ट चीज़ किसान क्रेडिट स्कीम। किसान क्रेडिट स्कीम में उनको वही सेम, क्रेडिट मीन्स उधार, उनको पैसे दिए गए, अगेन उन एक लोन स्कीम थी भी एक तरह की। और इसमें द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, दीज स्कीम्स आर ऑल्सो इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्कीम भी इसलिए लाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि किसानों का फ़ायदा हो पाए। देन एक थी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, कुछ एक्सीडेंट हो जाए उनके साथ, पर्सनल लॉस हो जाए फार्मर के साथ, या फिर उनको क्रेडिट देने के लिए स्कीम। ये दो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान के फ़ायदे के लिए ही लॉन्च की। देन अब सरकार क्या करती है, सरकार का हमेशा से ये रहता है कि कैसे भी करके फार्मर्स को नुकसान ना हो, उन्हें लॉस ना हो। सो उनके लिए उन्होंने ये चीज़ सोची कि यार अब हर एक किसान को नहीं अब वेदर के बारे में बता कि क्या होने वाला है मौसम आज से 2 दिन बाद या आज से 3 दिन बाद। उन्होंने इस चीज़ को बताने के लिए किसानों को वेदर बुलेटिन स्टार्ट किए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किए टीवी और रेडियो पर। वेदर बुलेटिन्स की हेल्प से, इन प्रोग्राम्स की हेल्प से वो फार्मर्स को पहले ही अवेयर कर देते, भाई 3 या 4 दिन बाद साइक्लोन आएगा, फ्लड आने वाला है, थोड़े महीनों बाद ड्राउट हो जाएगा, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर कर लें अपने आप को, सो डैट कि जो एग्रीकल्चर को लॉस होए उससे वो पहले ही अवेयर हो जाएं। तो सरकार इस तरह से वेदर बुलेटिन्स की हेल्प से टीवी और रेडियो में चलाकर उन लोगों की मदद किया करती थी। ओके, देन ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोग्राम की हेल्प से उन्हें कुछ एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में बताती थी जिनके बारे में किसान नहीं जानते। सो और नेक्स्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता है क्या है कि गवर्नमेंट एमएसपी सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे वीट, राइस और भी कुछ क्रॉप्स को लेकर, ताकि कल को इनको कोई स्पेक्यूलेटर या मिडलमैन एक्सप्लॉइट ना करे इनको कम पैसे देकर। वो पहले ही उस अनाज का, वीट कह लो, राइस का एक दाम सेट कर देती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम ये आके मुझे इतने पैसों में बेचो, उससे पहले कि कोई मिडलमैन आके तुमसे इस चीज़ का व्यापार करे कम दाम में और वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाहे, सरकार पहले ही एक एमएसपी सेट कर देती है। ओके, सो किसान जाते हैं वहाँ पे जाके उन्हें वो अपनी फूड क्रॉप्स दे देते हैं। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई। देन वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की इन्होंने उन फार्मर्स को जो ब्रीडिंग सेंटर्स थे। वेटनरी सर्विसेज में क्या चीज़ें आती हैं, जानवरों की देखभाल करना, वो सब उनको बताना किसानों को कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देन ब्रीडिंग सेंटर्स बने। सो these all are given priorities for improving इंडियन एग्रीकल्चर। ये सब इसलिए किया गया कि इंडियन एग्रीकल्चर को वो जितना हो सके उतना सरकार इम्प्रूव करे। सो आसान भाषा में बोले तो कि ये गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स थे कि गवर्नमेंट ने अपने एंड से क्या किया इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एज बिकॉज वो ऐसा करना इसलिए भी चाहते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सो उन्हें ये करना ही पड़ा। देन एग्रीकल्चर की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में। देखो, ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। इंडिया का जो जीडीपी है वो 1951 से गिरता ही चला आ रहा है, जिसकी ग्रोथ रेट है ये भी गिरती है और ये गिरती चली आ रही है एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक सोचने वाली बात है। इंडियन फार्मर्स को बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर, और सरकार सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पे दी जाती है वो सरकार बहुत कम दे रही है। इसका नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है उस क्रॉप की। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ये फार्मर के लिए एक अच्छी बात नहीं है।
हमारी वीडियो आज की यहीं पर ख़त्म होती है। और अब जो हमारे इस एग्रीकल्चर के चैप्टर में टॉपिक्स बचे हैं वो दो ही टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ योर फूड सिक्योरिटी, आप सभी जानते भी होंगे और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लास्ट 9th क्लास में। देन इसमें है ग्लोबलाइजेशन। डैट्स इट, ये दो टॉपिक्स रहते हैं हमारे, छूटते हैं, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे। मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर फूड सिक्योरिटी को आपके सिलेबस से हटा दिया है, बट फिर भी हम एज अ नॉलेज पर्पस के लिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। बट ग्लोबलाइजेशन इज देयर इन योर सिलेबस। सो टाटा बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do share and subscribe my channel, Gaurav Ki Pathshala, and we'll meet in the next video. Thank you so much.